हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखो, अपना चैप्टर चल रहा था फिजिक्स के अंदर, कौन सा? वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। देखो, अब उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था कल? अपना चैप्टर कौन सा है? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, बाकी की चीज़ें पढ़ी थी कि कार्य का क्या क्या विमा बनती है। ठीक है, और कार्य क्या प्रकार क्या है। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ लिया था। और साथ ही साथ अपन ने पढ़ा था कि कार्य कब शून्य हो सकता है। ठीक है, मतलब किया गया कार्य, जो अपन कार्य करते हैं वो कब कब शून्य हो सकता है, वो अपन कर लिए थे। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं अपन। देखो, पहला टाइप पढ़ लिया था कि किया गया कार्य कब शून्य होगा। अब दूसरा टाइप देखो, किया गया कार्य धनात्मक कब होगा। देखो, कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि कार्य तीन टाइप से हो सकते हैं। या तो वो शून्य होगा, जो मैंने कल करवा दिया विद एग्जाम्पल। उसके बाद में पॉजिटिव धनात्मक कब होगा और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक कब होगा। अब देखो, कार्य धनात्मक होने का रीजन ये है कि जब अपन किसी वस्तु पे कोई बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में लगाएंगे तभी अपना कार्य क्या होगा, धनात्मक। देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो, देखो कोई स्प्रिंग है, जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग है, ये वाली चीज। ठीक है, अब स्प्रिंग को मैं ऐसे खींचूंगा, जैसे मान लो ऐसे खींच रहा हूं मैं इस तरफ। ठीक है, इस तरफ तो ऐसे खींचूंगा तो बल भी इधर लगेगा। ठीक है, और इस स्प्रिंग क्या इधर की तरफ ही तो बढ़ेगी, मतलब ये इधर ही दूरी तय करेगी, तो बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर। देखो, यह डायग्राम में समझना। जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, इतनी है। अब मैं इस पे बल लगा रहा हूं इस तरफ। ठीक है, बल लगाऊंगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग जैसे ये अब थोड़ा खींचना प्रारंभ कर देगी ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, ये अपनी एक स्प्रिंग थी, इस पे मैंने बल लगाया इधर की तरफ, तो ये ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, अब ये यहां से लेके यहां तक बढ़ा। देखो, पहले लंबाई ये थी, अब ये होगी, तो इसी दिशा में तो बढ़ा है, यानी कि विस्थापन भी इधर ही लग रहा है। तो तब अपना कार्य क्या होगा, तो वो कार्य कहलाएगा अपना धनात्मक, पॉजिटिव। समझ गए क्या? मतलब आपको पूछे कि धनात्मक कार्य कब होता है, एक तो फर्स्ट रीजन ये है कि जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो वो किया गया कार्य अपना क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल समझो। देखो, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी की सरफेस है ये। ठीक है, ये अपने क्या है, पृथ्वी की कोई सरफेस है। अब मालूम है यहाँ पे कोई वस्तु है ये। ठीक है, इस वस्तु को मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा, ये पृथ्वी की सरफेस है, इस पे से मैं इस वस्तु को ऊपर की तरफ उठाऊंगा। जैसे मान लो ये मार्कर ही पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो देखो, एक तो बल लगा रहा हूँ, वो किधर लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ, और यहां से दूरी भी ऊपर की तरफ ही तो तय कर रही है। ठीक है, तो एक ही दिशा में हुआ विस्थापन भी, मतलब बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी, तो क्या हो गया, किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको लिखवा के समझाता हूं। देखो, पहले तो लिखो कि किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, तो लिखो जब वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो। समझ में तो आ रहा है ना? देखो, दोबारा से मैंने तीन कंडीशन बताई थी कि कार्य क्या होता है, तीन प्रकार से हो सकता है, एक तो शून्य, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। शून्य के रिलेटेड मैंने कल करवा दिया था। अब मैं आज समझा रहा आपको कि धनात्मक कब होता है, जो अपन कार्य करते हैं वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कब होता है। तो ध्यान रखना
कि जब अपन वस्तु पे जो बल लगाते हैं तो वो बल और विस्थापन दोनों यदि एक ही दिशा में होंगे, ठीक है, एक ही दिशा में हो, तब क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, तो क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा अपना, धनात्मक। अब एग्जाम्पल देखो, अब यही एग्जाम्पल लिखवा देता हूं जो मैंने समझा है। देखो इसके एग्जाम्पल लिख लो। जब किसी स्प्रिंग को बल द्वारा खींचा जाए तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, क्यों होगा मैंने समझा दिया। स्प्रिंग को अपन खींचेंगे बल द्वारा तो बल भी उसी साइड लगेगा और विस्थापन भी उसी साइड होगा। यहां पे लिख भी लो, क्योंकि बल व विस्थापन एक ही दिशा में होगा। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 था। किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि जब किसी स्प्रिंग को अपन खींचते हैं किसी बल द्वारा तो उसके द्वारा, उस बल के द्वारा किया गया कार्य का क्या होगा, धनात्मक। क्यों होगा, क्योंकि उस टाइम पे बल और विस्थापन क्या होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझो। जब पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो बल व विस्थापन एक दिशा में होने के कारण किया गया कार्य धनात्मक होगा। समझ गए कि मान लो ये कोई पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये यहां से मान लो ये वस्तु पड़ी हुई है तो इसको मैं उठाऊंगा तो देखो बल किधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये मान लो यहां तक उठा लिया। अब विस्थापन देखा जाए तो विस्थापन यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है विस्थापन, ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन भी इधर ही जा रहा है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो गया तो अपना कार्य भी क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, तो मैंने 2 टाइप करवा दिया आपको कि कार्य कब ऋणात्मक होता है, वो धनात्मक होता है, और किया गया कार्य कब शून्य होता है। अब इसका 3rd पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा। तो देखो तीसरा पॉइंट देखो, किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पे अपन कोई कार्य करते हैं तो वो कब ऋणात्मक कहलाएगा। तो देखो सेकंड वाले के अपोजिट ही है कि जब मान लो किसी वस्तु पर अपन क्या लगाए, बल, और उस बल लगाने के चक्कर में यदि विस्थापन भी बल की दिशा में लगे तो कार्य धनात्मक। लेकिन यदि बल लगाए और विस्थापन अपोजिट साइड में हो, मतलब बल और विस्थापन दोनों क्या हो, अलग अलग दिशा में हो, तो कार्य क्या हो जाएगा अपना, ऋणात्मक। ठीक है, सेकंड का अपोजिट ही है।
तो देखो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन कि जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर अपन बल लगाए और बल लगाने के बाद में विस्थापन अलग हो, मतलब उसके विपरीत। यदि बल ऊपर लगाऊं तो विस्थापन यदि नीचे की तरफ हो रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कोई वस्तु, मतलब कोई गेंद वगैरह है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है इस टाइप की। ठीक है, ये एक तरह से खुरदरी सरफेस है। तो यहां से कोई वस्तु जाएगी, मान लो ये कोई वस्तु है, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये वस्तु ऐसे करके जाएगी, तो ऐसे करके जाएगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल। तो देखो हमेशा आपको पता है ना, घर्षण बल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगता है, मतलब जिधर वस्तु जाएगी उसके अपोजिट क्या लगता है, अपना घर्षण बल। देखो कैसे, मान लो आप किसी, ये रोड है, मान लो सड़क पे आप चलते हो, तो जब आप चलते हो, तो जब आप आगे की तरफ पैर रखते हो तो घर्षण बल किधर लगता है, पीछे की तरफ। ध्यान रखना कि घर्षण बल हमारा क्या लगता है, जस्ट अपोजिट, जिधर अपन चलेंगे उसके अपोजिट क्या चलता है, अपना घर्षण बल। तो देखो जब इस खुरदरी सतह पर कोई बॉल जाएगी या कोई वस्तु जाएगी तो विस्थापन तो देखो इधर होगा, विस्थापन किधर होगा, इस साइड। लेकिन बल, जो कौन सा बल, घर्षण बल, घर्षण बल किधर होगा, इस साइड। ठीक है, तो देखो बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर लग रहा है, तो क्या होगा, यहां पे किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। समझ में आ गया क्या, दोबारा समझो। आपको पूछे कि किया गया कार्य ऋणात्मक कब होगा, तो क्या बोलोगे कि जब बल और विस्थापन दोनों अलग दिशा में हो। और उसके लिए आप एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हो। कैसे, कि मान लो कोई खुरदरी सरफेस है। ठीक है, खुरदरी, देखो क्या होता है कि सपाट वो होता है ना, जैसे मान लो इस पे, जैसे मान लो ये सपाट है, एकदम समतल है, तो इस पे क्या होता है कि जब मान लो आप चलते हो तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन भी जीरो हो सकता है कभी कभी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे खुरदरी सरफेस ले रहा हूँ, ताकि देखो ये क्या होगा, कभी मतलब दूरी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो चेंज होती जाएगी तो मतलब विस्थापन कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिया, खुरदरी सरफेस। तो यहाँ पे देखो खुरदरी सरफेस पे क्या होगा, इधर वस्तु जाएगी तो कुछ ना कुछ विस्थापन तय करेगी, लेकिन विस्थापन इधर होगा तो बल इधर लगेगा। कौन सा बल, घर्षण बल, वो अपोजिट लगता है, विपरीत लगता है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, देखो इसका एग्जाम्पल लिख लो, जब कोई वस्तु खुरदरी सतह पर दूरी तय करे तो घर्षण बल लगता है, तो उस घर्षण बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक क्यों होगा, समझ गए, क्योंकि देखो यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे अपना किया गया कार्य ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, कार्य के रिलेटेड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही पूछता है, और इनके रिलेटेड देखो थ्योरी इतनी पूछता है, न्यूमेरिकल अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो कार्य के रिलेटेड डेफिनेशन होगी, उसकी मात्रक विमा वगैरह होगी, जो मात्रक होती है यूनिट वगैरह वो होगी। उसके बाद में कार्य कितने टाइप का होता है, और कार्य का जो भी जूल वगैरह में जो भी रिलेशन था वो सारा मैंने करवा दिया, मापन वगैरह। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे कार्य के बाद में अपन अब लेते हैं ऊर्जा। ठीक है, देखो
देखो ऊर्जा, इंग्लिश में बोले तो एनर्जी। देखो डेफिनेशन क्या होगी, कार्य करने की क्षमता, यानी कि अपन के अंदर जो कार्य करने की जो भी कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऊर्जा। लेकिन कंफ्यूज वाला वर्ड हो जाता है कि कार्य करने की दर क्या कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे दर और क्षमता इनके रिलेटेड देखो कंफ्यूज होता है, तो वो समझो। यदि आपको पूछे कि कार्य करने की क्षमता, ठीक है, तो यदि आपको पूछे कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी, तो क्या बोलोगे, वही क्या कहलाएगी, अपनी ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। मतलब आपको पूछे कार्य करने की क्षमता तो क्या बोलोगे, ऊर्जा। लेकिन आपको पूछे कि कार्य करने की दर, तो क्या हो जाएगी, अपनी शक्ति, पावर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यदि दर पूछेगा तो वो दर क्या कहलाएगी, अपनी शक्ति, पावर। ठीक है, तो दोनों चीजें होगी। वैसे अपन शक्ति वाला चैप्टर वो करेंगे आगे टॉपिक, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आपको पूछे कार्य करने की क्षमता तो क्या कहलाएगी, ऊर्जा। यदि आपको पूछे कार्य करने की दर, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी शक्ति। ठीक है, कार्य करने की दर शक्ति, कार्य करने की ऊर्जा वो क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा। ठीक है, अब देखो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। आपको पूछे कि कार्य क्या होता है, तो कार्य एक क्या है, अदिश राशि, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। कार्य क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, अदिश राशि। उसके बाद में आपको पूछे कि इसका एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, तो देखो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसमें बता दिया था कि कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक हमेशा समान होते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या था, जूल, एसआई मात्रक, तो इसका भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या था, अर्ग, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अर्ग। समझ में आ गया। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, ये एक अदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग। समझ गए चार चीजें। डेफिनेशन, इसका राशि क्या होती है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। ठीक है, आगे देखो। अब देखो ऊर्जा जो जूल है, उस जूल के रिगार्डिंग अपन को एग्जाम में कुछ मान पूछता है, कुछ यूनिट वगैरह। ठीक है, तो वो मैं करवा देता हूं यहीं पे। देखो आपको पूछे कि एक कैलोरी में कितनी जूल होती है, एक कैलोरी में कितनी जूल होती है, तो क्या बताओगे आप, एक कैलोरी में क्या होती है, 4.2 जूल। ठीक है, दूसरा यदि आपको पूछे एक किलो जूल का मान, तो क्या बताओगे, 10 की पावर 3 जूल। वो तो समझ गए होंगे, किलो मतलब 10 की पावर 3। फर्स्ट चैप्टर में करवाया था डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फिर लिखवाया था डेका, हेक्टो, किलो। तो किलो का मान क्या होता है, 10 की पावर 3। ठीक है, तो देखो 1 किलो जूल में 10 की पावर 3 जूल। फिर आपको पूछ ले कि 1 किलो वाट घंटा, जिसको बोलते हैं KWH। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे में जूल का मान पूछे तो क्या बोलोगे आप, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देखो ये एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे। ठीक है, 1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 किलो जूल 10 की पावर 3 जूल, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 KWH 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, एक और करवा देता हूं, आपको पूछ लेता है। देखो कूलाम के रिगार्डिंग ये मान है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। समझ गए क्या। देखो एक बार इनको, ठीक है, सही है, आ रहा है ना। ठीक है, सब दिख रहा है। अब देखो
1 कैलोरी 4.2 जूल, 1 किलो जूल 10 की पावर 3 जूल, 1 किलो वाट घंटा का मान क्या होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये जूल के रिगार्डिंग आपको कुछ मान पूछता है, जो मैंने ये करवा दिया, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखो आगे, अब अपन पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे पहला पढ़ेंगे अपन यांत्रिक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर दो आएंगे, एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और दूसरा आपका आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन रासायनिक, उसके बाद में प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ लेंगे कौन सा विद्युतीय ऊर्जा, उसके बाद में अपना हो जाएगा क्या प्रकाश हो गया, विद्युतीय ऊर्जा हो गया, और कौन सा बच गया सौर ऊर्जा, और भी होते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा वगैरह, तो वो चीजें आपके इतने एग्जाम पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है आपके 5 मेनली। ठीक है, इनकी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछता है। अब अपन एक एक ऊर्जा के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो पहले अपन पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। देखो गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोले तो काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, देखो यहीं से आ रहा है गतिज, गति आ रहा है, मतलब किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही क्या कहलाएगी अपनी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो पहले एक चीज बता देता हूं इसके पहले, क्योंकि अपन गतिज ऊर्जा स्टार्ट कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो देखो यांत्रिक ऊर्जा कुछ भी नहीं होती। यांत्रिक ऊर्जा क्या कहलाती है, वो देखो यांत्रिक ऊर्जा होती है यदि अपन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग ही क्या कहलाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यदि आप सोचो कि यांत्रिक ऊर्जा वाला नहीं करवाया, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो देखो गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे अपन, स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग ही क्या कहलाएगा अपना यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाएगी अपनी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब किसी वस्तु में गति के कारण, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही क्या कहलाएगी गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2, यानी कि 1/2 गुना mv²। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग अपन न्यूमेरिकल करेंगे। देखो यहां पे आपको पूछे कि m का मतलब क्या है, तो m मतलब होता है मास, मतलब द्रव्यमान। v मतलब होता है वेलोसिटी, वेग। ठीक है, देखो गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है गतिज ऊर्जा। फिर पूछे फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू mv²। ठीक है, m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग। अब इसके यदि आपको उदाहरण पूछे तो उदाहरण क्या होगा, देखो सीधा सा उदाहरण क्या है कि जिसमें गति उत्पन्न हो, जैसे मान लो कोई चल रहा हो, चलता हुआ
लड़का या लड़की, मतलब कोई लड़का लड़की कोई भी चल रहा है, तो चल रहा है मतलब उसमें कुछ गति हो रही है, तो ये हो गया चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, बस, चलता हुआ पंखा, क्योंकि इसमें भी गति तो हो ही रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। तो आपको ये पढ़ना है गतिज ऊर्जा के अंदर, ज्यादा कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल बचता है, वो न्यूमेरिकल अपन करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखो गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाली गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वस्तु में, वही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m क्या है, द्रव्यमान वस्तु का, मतलब जो वस्तु होगी उसका द्रव्यमान, वेलोसिटी उस वस्तु की वेग। उसके अलावा एग्जाम्पल पूछे जिसमें भी गति हो रही हो, जैसे चलता हुआ लड़का चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गति हो रही है, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, चलती हुई कार, चलता हुआ पंखा, ठीक है, चलता हुआ कूलर, तो उनमें कुछ रोटेशन गति हो रही है, वही क्या कहलाएगी, अपनी गतिज ऊर्जा। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं अब स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब डेफिनेशन, जैसे था गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा, वैसे ही किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में जो परिवर्तन होता है किसी ऊर्जा के कारण, वही क्या कहलाएगा, अपना स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी वस्तु में स्थिति या आकृति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मतलब कोई वस्तु है उसमें उसकी स्थिति, मतलब जो आकृति है उसमें अचानक परिवर्तन हो जाए, वही क्या कहलाएगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एग्जाम्पल यदि आपको उदाहरण पूछे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे मान लो छत से लटका हुआ ये पंखा है। ठीक है, तो इस पंखे में क्या है, एकदम से देखो ये बंद है। ठीक है, पहले क्या होता है, बंद, लेकिन जैसे अपन स्विच ऑन करेंगे तो एकदम से ये रोटेशन गति करने लग जाएगा। तो पहले तो क्या था, एक अपनी एक ही स्थिति में था। ठीक है, लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो एकदम से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, छत से लटका पंखा। दूसरे आपकी स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग क्या होती है, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये एक इसकी पहली स्थिति ये है, लेकिन जैसे इस पे मैं कोई बल लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाती है, मतलब ये ऐसे लंबाई बढ़ जाती है। तो पहले ये स्थिति थी, आकृति थी, फिर ये आकृति हो गई, तो ये इसमें परिवर्तन हो गया, तो वही क्या कहलाएगी, अपनी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और चाबी वाली घड़ी, मतलब जिस घड़ी में चाबी भरी हुई होती है ना, वो भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चाबी वाली मतलब जिसमें अपन चाबी भर देते हैं, घड़ी वगैरह आती है, जैसे पेंडुलम भी होता है। ठीक है, इसके अलावा तना हुआ धनुष, यदि धनुष तना हुआ होता है वो भी एक स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तना हुआ एक स्थिति में होता है, लेकिन जैसे तीर छोड़ते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। तना हुआ धनुष या गुलेल, ठीक है, दोनों लिख लो, तना हुआ गुलेल। ठीक है, गुलेल भी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बांध में क्या होता है, भंडारित जो पानी होता है, वो भी एक तरह से स्थितिज ऊर्जा होता है, मतलब जो बांध में पानी भरा हुआ होता है वो भी क्या एक स्थिति में होता है, लेकिन जैसे ही लहर वगैरह चलती है तो उसमें स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी किसका वो उदाहरण है, अपने स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही है। अपन ने आज क्या पढ़ा
कि जैसे किया गया कार्य धनात्मक कब होता है, किया गया कार्य ऋणात्मक कब होता है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के टाइप क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक है, अब इस चैप्टर के मतलब 1-2 क्लास में क्या हो जाएगी, अपना थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।